मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, एसएम महाविद्यालय, भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि विषय पर विचार करूँगी। यह पाठ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में बीए पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में मोटे तौर पे बांटा गया है। पहला आदिकाल अथवा वीर गाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। हम जानते हैं कि युगीन साहित्य की गतिविधि तत्कालीन परिस्थितियों से परिचालित होती है। अतः रीतिकालीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने से पूर्व इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का विवेचन करना आवश्यक है। रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 विक्रम से 1900 विक्रम तक मानी गई है। दो 200 वर्षों की इस दीर्घ कालावधि में रचित रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में ही देखी जानी चाहिए। अतः रीतिकालीन प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि में हमें इस काल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियों का लेखा जोखा कर लेना आवश्यक है। राजनीतिक परिस्थितियां। रीतिकाल मुगलों की सत्ता के चरम वैभव का काल है। मुगल साम्राज्य का चरम उत्कर्ष, उत्तरोत्तर ह्रास और फिर पतन भी इसी काल में हुआ। शाहजहां के शासनकाल में रीति युग का प्रारंभ हुआ। राज दरबारों में वैभव, भव्यता एवं अलंकरण की प्रधानता थी। राजा और सामंत अपने दरबारों में गुणीजनों, कवियों, कलाकारों को प्रश्रय देते थे। शासकों में आत्म प्रशंसा का मोह एवं श्रृंगारिक मनोरंजन की चाह थी। ताजमहल एवं मयूर सिंहासन जैसी भव्य कृतियों का निर्माण हो चुका था। उत्तर भारत के अधिकांश राजपूत राजाओं एवं सामंतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगलों का शासन दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा तक फैल गया था। शाहजहां के उपरांत औरंगजेब मुगल शासक बना, जो अपनी धर्मांधता एवं कट्टरता के लिए प्रसिद्ध रहा। उसका व्यक्तित्व रागात्मक तत्वों से रहित था और साहित्य, संगीत, कला के प्रति उसे कोई रुचि नहीं थी। औरंगजेब ने अपने जीवन में अनेक युद्ध किए तथा राज्य का विस्तार भी किया, किंतु उसके बाद मुगल सत्ता का पतन प्रारंभ हो गया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी विलासी, अयोग्य एवं असमर्थ शासक सिद्ध हुए। अनेक प्रदेशों में राजा एवं सामंतों ने अपनी स्वतंत्र सत्ताएं स्थापित कर ली। दक्षिण में मराठे स्वतंत्र हो गए। नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह अब्दाली के आक्रमण क्रमशः 1739 एवं 1757 ईस्वी में हुए, जिससे मुगल साम्राज्य की कमर टूट गई।
कालांतर में अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को पराजित कर मुगल साम्राज्य को अपनी कठपुतली बना लिया। मोहम्मद शाह रंगीले जैसे विलासी और कमजोर शासकों के राज्य में गिद्धों की नीरों में उल्लू रहने लगे और बुलबुलों का स्थान कागों ने ले लिया। वैश्याओं, तबलचियों एवं सारंगी वादकों का राज्य कार्य में दखल होने लगा और शासन व्यवस्था निरंतर कमजोर होती गई। सामाजिक परिस्थितियां रीति काल पर यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति पूर्ण रूप से चरितार्थ होती। समाज विशृंखलित हो रहा था। नैतिकता की ओर न राजा ध्यान देता था, न प्रजा ही नैतिक नियमों का पालन करती थी। सामंतवाद का बोलबाला होने से समाज में सामंतशाही के दोष आ गए थे। सामान्य जनता कष्टों और अभावों से घिरी हुई थी। सामंत और उमरा अमीर विलास ने उपकरणों की खोज में लगे रहते थे। सुरा और सुंदरी में डूबे हुए विलासी जन काम कला की शिक्षा को ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। सुंदर लड़कियों का अपहरण करवा लेना, वेश्याओं को सम्मान देना और मनोरंजन के अनेक घटिया साधनों में लीन रहना तत्कालीन समाज की गिरी हुई दशा को सूचित करता है। जनसाधारण में अंधविश्वास एवं रूढ़ियां व्याप्त थी। जनता प्रायः अशिक्षित थी तथा बाल विवाह प्रचलित थे। धनी सामंत वर्ग के लोग गरीबों पर मनमाने अत्याचार करते थे। कला, कौशल एवं व्यापार की शासक वर्ग का संरक्षण अब प्रायः समाप्त होने लगा था। बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी तथा परिवारों में भी अशांति रहती थी। अभिजात्य संस्कृति एवं उच्च नैतिक मूल्यों का ह्रास हो चला था। साहित्यिक सांस्कृतिक परिस्थितियां साहित्य और कला की दृष्टि से रीति काल में पर्याप्त प्रगति हुई। इस काल में अलंकरण, कलात्मकता की प्रधानता प्रत्येक क्षेत्र में थी। कवियों और कलाकारों को राज दरबारों में प्रश्रय देकर अच्छी वृत्ति दी जाती थी तथा उनकी गणना समाज के प्रतिष्ठित लोगों में होती थी। दरबारी होने के कारण इस काल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं शौर्य के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन प्रमुखता प्राप्त कर चुके थे। कवियों का ध्यान जनसाधारण की समस्याओं को चित्रित करने की ओर नहीं गया। परिणाम स्वरूप कविता उच्च वर्ग की भावनाओं के अनुरूप श्रृंगार एवं विलास के पंख में फंसी रही। इस काल में काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा प्रतिष्ठित हो गई थी तथा सभी कवि इसी भाषा में काव्य रचना करते थे। राजकाज की भाषा फारसी थी जिसमें अलंकरण की प्रवृत्ति प्रधान थी। शाहजहां को कसीदे, प्रशंसापरक गीत सुनने का शौक था, अतः उसके दरबार में प्रायः ऐसे कवि ही थे जो कसीदे सुनाया करते थे। उसी के अनुकरण पर अन्य देशी राजा नवाबों ने राज्यों में प्रशंसापरक काव्य रचने की प्रवृत्ति के लिए अनेक कवि रखे थे और यह प्रवृत्ति बहुत पनपती रही थी। निष्कर्ष: रीति काल के कवि अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए काव्य रचना करते थे। काव्य शास्त्र की जानकारी को प्रदर्शित करना भी एक उनका उद्देश्य था। वे कवि और आचार्य दोनों ही बनना चाहते थे। यही कारण है कि उनके लक्षण ग्रंथों की रचना प्रचुर परिणाम में प्राप्त हुई है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि रीति काल की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि कुल मिलाकर भक्ति काल या वीर गाथा काल की तुलना में उतनी अच्छी नहीं है और सच कहा जाए तो रीति काल केवल अपने साहित्यिक उपलब्धियों के कारण ही अभी तक जीवित है, अन्यथा रीति काल में परखने और देखने योग्य कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।